ये कहानी चुंगयान नाम के एक कम वेतन पाने वाले इंजीनियर के बारे में है, जो अपने काम के बोझ के तनाव से मर जाता है और खुद को एक नई दुनिया में एक राजकुमार के शरीर में पुनर्जन्म पाता है। इस दुनिया में डायने मौजूद हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, और चुंगयान अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स और डायनों की शक्तियों का उपयोग इस आदिम समाज में आगे बढ़ने के लिए करने की योजना बनाता है। उसकी नई जिंदगी अचानक शुरू होती है जब वो किसी को उसे जगाने के लिए बुलाते हुए सुनता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को एक कुर्सी पर बैठा पाता है, अपने अपरिचित परिवेश से हैरान। वो चारों ओर देखता है और अजीब कपड़े पहने महिलाओं को देखता है। आगे देखते ही वो एक पूरे शहर को देखता है जो एक फांसी के मंच जैसी जगह के आसपास इकट्ठा है। स्वाभाविक रूप से गरीब लड़के का दिमाग इस विचित्र दृश्य से उड़ जाता है। मेरा मतलब है, कुछ देर पहले वो शायद नंबर्स क्रंच कर रहा था या ब्लूप्रिंट्स ड्राफ्ट कर रहा था, ना कि फांसी से बच रहा था। अचानक एक गंजा आदमी उसे राजकुमार कहकर संबोधित करता है और याद दिलाता है कि फांसी का समय हो गया है और उसे जल्दी अपना फैसला घोषित करना है। लड़का एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो फोकस करता है तो शरीर के पिछले मालिक की यादें तुरंत उसके दिमाग में आ जाती हैं। जाहिर है, वो ग्रेट कैसल का चौथा राजकुमार है जिसे रोलिन विंबलडन के नाम से जाना जाता है। उसे याद है कि उसके पिता ने सभी भाई बहनों को अपनी नियंत्रण वाली विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किया था, ये वादा करते हुए कि 5 साल में जो सबसे अच्छा शासन करेगा वो राजगद्दी का वारिस बनेगा। लेकिन लड़के को बड़ी समस्या का सामना है। वो सिर्फ एक साधारण लड़का है, जबकि उसके भाई बहन एक शक्तिशाली समूह है जो इस प्रतियोगिता में उसे बढ़त देते हैं। पहला राजकुमार असाधारण मार्शल स्किल्स रखता है, दूसरा वित्त में माहिर है, तीसरी राजकुमारी के पास मजबूत अनुयायी हैं और पांचवी राजकुमारी अत्यधिक बुद्धिमान है। इस बीच चौथा राजकुमार रोलैंड अब तक सिर्फ ऑक्सीजन की बर्बादी लगता है, कोई उल्लेखनीय प्रतिभा नहीं। बात को और बदतर बनाने के लिए उसे एक निर्जन बॉर्डर टाउन सौंपा गया है, एक भगवान भुला शहर जहां सड़कें गंदगी और उपेक्षा से भरी हैं। यहाँ उसे स्थानीय लोगों से बातचीत करनी है और किसी तरह इस उदास जगह को एक समृद्ध क्षेत्र में बदलना है। अपनी स्थिति पर दया करते हुए बूढ़ा आदमी उसे फिर से याद दिलाता है कि जल्दी घोषणा करे। तभी लड़के को एहसास होता है कि आज उसे एक डायन को फांसी देनी है। भीड़ बेचैन है, इस कथित डायन की मौत देखने के लिए उत्सुक, जिसे वो शैतान की संतान मानते हैं और पूरी तरह मौत के योग्य। लड़का इन फटेहाल लोगों द्वारा बोले गए बकवास से हैरान और उनके असभ्य व्यवहार से गहरा निराश, जो उसे गुस्सा दिलाता है। कुंठा में वो बूढ़े आदमी के हाथ से कागज फेंक देता है और चिढ़े भाव से सभी को डायन को तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। भीड़ शांत हो जाती है, स्पष्ट रूप से राजकुमार के अचानक फैसले से नाखुश। जनता की प्रतिक्रिया देखकर वो थकी हुई आह भरता है, कहता है कि वो थक गया है और सुझाव देता है कि ट्रायल को किसी दूसरे दिन ले जाए। बूढ़ा आदमी उसे मनाने की कोशिश करता है। चीफ नाइट कार्टर आगे आता है, उसे सोचने का आग्रह करता है। वो जोर देता है कि डायन को तुरंत फांसी देनी चाहिए ताकि अन्य डायने उसे बचाने की कोशिश न करें। राजकुमार बैल जैसे बने इस कठोर नाइट को डायनों से इतना डरते देख हंसने लगता है। हमारा हीरो फिर आराम से नीचे उतरता है, इशारा करते हुए कि अगर और डायने आईं तो वे सभी को एक साथ कुचल सकते हैं। नाइट को समझ नहीं आता कि इसे कैसे संभालें और दृश्य चौथे राजकुमार के निवास स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। बॉर्डर टाउन के दक्षिण कैसल में बाहर गुसैल नाइट खड़ा है, जबकि हमारा हीरो उसके मुंह पर दरवाजा पटक देता है। राजकुमार पहले आह भरता है, लेकिन फिर अचानक घबरा जाता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने लोगों से नहीं निपटा। अपनी बेमानी मौत के बाद भी वो शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि वो इस दूसरे मौके के लिए आभारी है और वो पूरी तरह रोलिन राजकुमार की भूमिका में कदम रखने और डायन के साथ चीजों को समझने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। दृश्य फिर बॉर्डर टाउन के कालकोठरी में शिफ्ट होता है, जहां वो इस डायन से मिलने वाला है। उसके नाइट्स की सभी चेतावनियों के बावजूद आगे के खतरों के बारे में लड़का सिर्फ हंसकर टाल देता है। अपने चीफ नाइट को छोटी लड़की की तरह डरपोक होने का मजाक उड़ाता है, लेकिन नाइट घबराहट से जोर देता है कि डायन शैतान की सेविका है। बेखौफ हमारा हीरो चलता रहता है जब तक कि वो कथित डायन से आमने सामने नहीं आ जाता। डायन खड़ी होती है और आगे बढ़ती है और हमारा हीरो उसकी सुंदरता देखकर थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन उसका शोर मचाने वाला नाइट तुरंत बीच में कूद पड़ता है। राजकुमार को डायन से दूर रहने को कहता है। हमारा हीरो सिर्फ आराम से नाइट के कंधे पर आश्वासन भरा हाथ रखता है और फिर आगे बढ़ता है। लड़की से उसका नाम पूछता है। फिर से कष्टदायक जोरदार आवाज वाले ने उन्हें नमस्ते तक कहने से पहले बाधित कर दिया। आखिरकार नाइट की लगातार बकवास से तंग आकर हमारा हीरो चमकती चमकती आदमी के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारता है कुंठा से और उसे बात करते समय दूर रहने को कहता है। लड़की की ओर मुड़कर हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो अपना नाम साझा करने में ठीक है। वो फैसला करती है कि राज खोल दे। पता चलता है कि उसके पिता खदान में काम कर रहे थे जब एक गुफा ढह गई और उसे फंसा गई। लालच में एक खनिक ने अराजकता में उसका सामान लूटने की कोशिश की। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा करके पिता को मुक्त करने में मदद की, लेकिन उसके चाचा को उस बगड़ मकेशाइन से लड़ना पड़ा। जैसे ही वो उसके चाचा को खत्म करने वाला था, उसने हस्तक्षेप किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनजाने में कुछ ऐसा किया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। आदमी राख में जलकर क्रिस्प हो गया। ये वो दिन था जब उसके पड़ोसियों ने उसे दुष्ट डायन का लेबल लगा दिया, भले ही उसने उनसे विकृति का राज न बताने की विनती की। और इस दुखद कहानी का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि उसके अपने पिता ने उसे धोखा दिया। फिर वही पुराना सलाहकार आदमी आता है और सुझाव देता है कि हमारे हीरो महिला को कुछ संदिग्ध करने से पहले भून दे, लेकिन मेरा आदमी उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि वो इस जादूगरी को एक्शन में देखने के लिए उत्सुक है। महिला हैरान है कि कोई वास्तव में उसे अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन हमारा हीरो पूरी तरह ठंडा है, बस उसे जाने के लिए धकेल रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी शक्तियां उसके गले में इस लॉकेट में लॉक्ड है और पूछती है कि क्या वो वास्तव में इसे उतारने के लिए तैयार है।
चेतावनी देते हुए कि वो अराजकता पैदा कर सकती है। लेकिन फिर वो लॉकेट की चेन पकड़ता है, इसे तोड़ देता है और लॉकेट को कुछ नहीं की तरह फेंक देता है। अपनी शापित शक्तियां दिखाओ, वो उसे कहता है। और फिर आग चटकने लगती है उसके चारों ओर और लपटों का ये माओब नृत्य हमारे हीरो की आंखें चौड़ी कर देता है और पूरी जेल सेल प्रकाश से भर जाती है। राजकुमार घबरा जाता है जबकि महिला जेल की सलाखों को पिघलाकर आराम से बाहर निकलती है। नाइट विपरीत दिशा में भागता है, लेकिन हमारा आदमी उसकी आग की शक्तियों से पूरी तरह उड़ा हुआ है। अंततः उसे समझ आता है कि उसके सलाहकार ने क्यों कहा कि आग उसे छू नहीं सकती, क्योंकि वो खुद आग है। एक बार जब लपटें शांत हो जाती हैं तो उसके अंदर का पूर्व इंजीनियर एक जीनियस आइडिया के साथ चिंगारी देता है। वो ऐसी महाजादू को बिना इसे चीजों को क्रांतिकारी बनाने के उपयोग किए नहीं बर्बाद करने वाला। जब वो उसे अपनी जान देने के लिए कहती है क्योंकि उसने उसे दिखा दिया जो वो देखना चाहती थी, तो वो उसे आश्चर्यचकित कर देता है। वो उसका कोट उसके जले हुए कपड़ों पर फेंकता है और कहता है कि वो नौकरी पर रखी गई है। राजकुमार रोनाल्ड अपनी पिछली जिंदगी की ज्ञान का उपयोग करते हुए घोषणा करता है कि वो अनिवार्य रूप से एक सतत गति मशीन है जो कुछ नहीं से आग की शक्ति उत्पन्न कर सकती है। हालांकि हर कोई राजकुमार के दूरदर्शी विचारों को साझा नहीं करता। सलाहकार रोनाल्ड के फैसले से पूरी तरह नाराज है। वो चिल्लाता है डायन की क्षमता की याद दिलाते हुए कि वो एक इशारे से किसी को भी नष्ट कर सकती है। इसके अलावा वो चेतावनी देता है कि उसे नौकरी पर रखने से डायन सहयोग संगठन का ध्यान आकर्षित हो सकता है जो उनके विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन रोनाल्ड बूढ़े आदमी की चिंताओं को खारिज कर देता है, उसे कार्यकारिणी करार तैयार करने का निर्देश देता है। फिर वो आराम से चलते हुए मेंशन करता है कि वो डायन एना के साथ कामी संबंध स्थापित करना चाहता है और आगे सलाहकार को उसके लिए आवाज की व्यवस्था करने का आदेश देता है। बॉर्डर टाउन कैसल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में वापस बूढ़ा आदमी रिपोर्ट करता है कि उसने निर्देशानुसार सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन वो डायन की जान बचाने के बारे में निश्चित नहीं है। राजकुमार उसे बीच में काटता है, कहता है कि उसके फैसलों पर सवाल न करे। उसके लिए डायन कोई राक्षस नहीं है, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी आश्वस्त नहीं है। तभी हमारा हीरो सीधी बात कहता है, उसे याद दिलाता है कि बॉर्डर टाउन पूरी तरह अव्यवस्था में है और उसके पास उसके भाइयों की दौलत या भाई बहनों की बुद्धि नहीं है। इसलिए यहाँ जीतना एक लॉन्ग शॉट है और उसे जीत का दावा करने के लिए कुछ असामान्य आजमाना होगा। बूढ़ा आदमी राजकुमार की दृढ़ता से प्रभावित है और मिस एना से मिलने की व्यवस्था करने पर सहमत हो जाता है। इस दौरान मिस एना को अच्छे से धोया और साफ कर दिया जाता है और एक बार जब वो कुछ अच्छे कपड़ों में प्यारी और साफ सुथरी लगने लगती है तो उसे हमारे हीरो से मिलने के लिए ले जाया जाता है। नाइट हमारे हीरो को कॉटेज दिखाता है जहाँ एना रहेगी। राजकुमार कॉटेज से काफी प्रभावित है, खासकर इसलिए क्योंकि इसे इतनी जल्दी तैयार किया गया था। तभी नाइट एना की आने की घोषणा करता है। जब हमारा हीरो मुड़ता है वो उसे मेड के कपड़ों में देखता है, पूरी तरह आश्चर्यजनक लग रही है। वो आश्चर्यचकित और हैरान है कि कपड़े कितने अच्छे निकले। वो पूछता है कि क्या वो अपने नए परिधान में आरामदायक है, लेकिन खुश होने की बजाय वो एक तीखी बातचीत शुरू करती है, प्रश्न करते हुए कि वो एक हत्यारे जैसे को उसके पिता जो एक दुष्ट से दागी है उसे आश्रय क्यों दे रहा है। उसके लिए अनानिया के भारी शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। वो रोनाल्ड से पूछती है कि वो उसकी शोभा को क्यों छेड़ रहा है और प्रिंसिपल द फ्रोजन का गासियाल में अपनी भूमिका निभाई। वो रोनाल्ड को अन्ना के पास अपना पक्ष पेश करने का आदेश देता है, जिस पर नई लड़की साफ साफ कहती है कि वो मुकाबले में रुचि रखती है। लेकिन फिर वो रोनाल्ड से कहती है कि वो कोई भी मुकाबला करेंगी, लेकिन उसकी पर्सनल क्षेत्र में छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देंगी, जैसे कि उसे मॉन्स्टर का टैग लगाया गया। वो कहती है कि वो शोभा में भाग नहीं लेंगी। रोनाल्ड उसकी शर्ट पर मुस्कुराता है, अपने आदेशों को पिनहादी करने की पुष्टि करने के बाद कहता है कि वो हस्तक्षेप करने वाले हैं। फिर वो लड़की के पास जाकर कहता है कि वो पूरी तरह से अपनी चीजों को अपनी तरह चलाने के लिए मुक्त है। वो मुस्कुराती और कहती ये पहली बार था जब किसी ने उसे आजादी से बात की बिना विचारों को फील किए। ये कुछ कहे जाने से पहले ही हो जाएगा। राजकुमार रोनाल्ड एक बार फिर लड़की के साथ शक्तिशाली कली के साथ पलटी अल्कोहल बना रहा है। ये देखकर नॉर्मल बनने वाला धमक गया आदमी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। किसी को पता नहीं पिता क्या करते हैं आसमान के लिए, मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। लेकिन वे परिवेश के बढ़ते तनाव के बारे में बहुत चिंतित थे। लेकिन रोनाल्ड सिर्फ मुस्कुरा के परिस्थिति को टाल देता है और कुर्सी से उठकर शक्ति को अकेले रिसी छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ और करके लड़के में वो बाप को निकाल देता है। रोनाल्ड उसकी मर्जी से प्रसन्न है क्योंकि वो उसकी आवाज के चारों तरफ मेजर बल रखता है और इसके साथ वो हमने उसकी अकादमी के महान मशीन के पहले सेल को देखा। अब हमने स्टीम इंजन के आधुनिक युग के तारा प्रतीक्षा कर रहा है सामने और कृत्रिमता के पहले सांत्वना भंग कर रहा है। जैसा कि उसे आशा थी तो डॉक्टर ले लिया गया। राजकुमार उसे अपनी आलोचनाओं के साथ मूल्यों में उसी चीज को पाते हुए जो वे संभालने के लिए भड़ गए। तब तक माहौल शांत नहीं था, जब तक यूपन था जो नमीम की ड्रैग विज्ञापन को समझकर रंगीन था, जो उसके बाद विवादित रमीज और सभी द्वारा घृणित है। राजकुमार उसे आश्चर्यचकित करता है, कहता है कि वो चीजों को उस तरह नहीं देखता। वो दुष्ट डायनों और शैतान की शक्तियों की सभी बातों को बकवास मानता है। वो समझाता है कि लोग सिर्फ डरते हैं क्योंकि वे समाज में उसके महत्व को नहीं समझते। वो अपना हाथ बढ़ाता है, कहता है कि वो उसे उसके दोषों के बावजूद स्वीकार करता है। वो वादा करता है कि उसे सिखाएगा कि अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए कैसे करे और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाले। खाली कॉटेज के अंदर अन्ना तुरंत अपने हाथ की शक्तियां अभ्यास करने लगती है। हालांकि जैसे ही लपटें अनियंत्रित रूप से चारों ओर बिखरती हैं, हमारा हीरो को एहसास होता है कि उसे जादू नियंत्रण सिखाना सोचा से कठिन होगा। ऊपर से हर बार जब वो अपनी शक्तियां उपयोग करती है उसके कपड़े जल जाते हैं, उसे शर्मिंदा और नग्न छोड़कर। दोनों असहज महसूस करते हैं, लेकिन हमारा हीरो राहत महसूस करता है कि उसने पहले से कई सेट कपड़े तैयार रखे थे।
तभी बूढ़ा आदमी सांस के लिए हाँफते हुए अंदर घुसता है। सभी को चौंकाते हुए रिपोर्ट करता है कि उनकी गश्ती ने डेमन्स गतिविधि के संकेत देखे हैं, अपेक्षा से महीनों पहले। इस साल निश्चित रूप से हमारा हीरो को इन डेमन्स के महीनों के बारे में कोई पता नहीं है और सभी को डरते देख उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। बूढ़ा आदमी अज्ञानी राजकुमार को बताता है कि हर सर्दी में पहली बर्फबारी के बाद और सूरज ढलने पर ड्रैगन स्पाइन पर्वत में नर्क के द्वार खुलते हैं। बॉर्डर टाउन बचाव योग्य नहीं है, इसलिए सभी को लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में भागना पड़ता है। हालांकि बूढ़ा आदमी उसे आश्वासन देता है कि उसकी सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिज्ञासु लड़का पूछता है कि क्या बूढ़े आदमी ने खुद इन नर्क के द्वार देखे हैं। बूढ़ा आदमी जवाब देता है नहीं, समझाते हुए कि ये असंभव है, क्योंकि ड्रैगन स्पाइन पर्वत न केवल दुर्गम है बल्कि एक गंदी मायाज़मा उत्सर्जित करते हैं जो किसी को भी पास आने पर प्रभावित करती हैं, जब तक कि वे पहले से शैतान की पकड़ में ना हो। मतलब केवल डायने क्षेत्र का पता लगा सकती है और नर्क के द्वार देख सकती हैं। राजकुमार फिर सोचता है कि क्या बूढ़े आदमी का सामना डेमन से हुआ है। फिर से जवाब नहीं है। ये ग्रे कैसल के केंद्रीय क्षेत्र में उसका पहला समय है और शायद ही किसी ने असली डेमन से आमना सामना किया हो। हमारे हीरो को लगता है कि यही कारण है कि ये जगह फलती फूलती अर्थव्यवस्था सी नहीं चमकती, क्योंकि हर साल के अंत में लोगों को निकाला जाता है। लड़का एक वैध बिंदु उठाता है कि अगर लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस डेमन्स को रोक सकती है तो वे अजय नहीं है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए वो खुद इन डेमन से लड़ने के लिए उत्सुक है। बूढ़ा आदमी इस योजना से डर जाता है और समझाता है कि लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में विशाल दीवारें हैं और ड्यूक रायन की एलीट सैनिक तैनात हैं। वे दुर्जय हैं और बॉर्डर टाउन उत्तर ढलान पर्वत में स्थित है, जो लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस के लिए आसामन खतरों की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। लेकिन हमारा हीरो दृढ़ रहता है और बूढ़े आदमी को स्थानीय सैनिकों को इकट्ठा करने का निर्देश देता है जिन्होंने डेमन से लड़ने का अनुभव किया है। इस गज़ेबो के नीचे हमारा जोड़ा दोपहर के नाश्ते कर रहा है और करते हुए राजकुमार उसे डेमन्स के महीनों के बारे में कुछ बताने का अनुरोध करता है। महिला तुरंत मान जाती है। उसका स्वर उदास हो जाता है क्योंकि वो डेमन्स के महीनों के नरकीय अनुभव का वर्णन करती है। हमारे हीरो जैसे बड़े शॉट्स के विपरीत यहाँ आम लोग हर साल इस बुरे सपने से निपटते हैं। वो समझाती है कि उसके पिता शहर में कई अन्य खनिकों की तरह रोजाना जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। जब डेमन्स के महीने शुरू होते हैं, बॉर्डर टाउन के लोग अपनी साल की खनन उत्पादन लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस भेजते हैं, बदले में अगले साल की राशन और कुछ गोल्ड रॉयल्स के। इस समय सभी लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में आश्रय लेते हैं जब तक सर्दी गुजर न जाए। एक साल डेमन्स के महीने सीधे 4 महीने तक चले। लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस के शहर अधिकारियों ने कहा कि शरद में उत्पादित अयस्क केवल 3 महीने की भोजन खरीद सकता है। चौथे महीने की आपूर्ति नए अयस्क की प्रतीक्षा करनी थी, लेकिन डेमन्स के महीने अतिरिक्त महीना चले, जिसने लोगों को फोर्ट्रेस के अंदर फंसा दिया। और ऊपर से लॉन्गसॉन्ग का प्रब लोगों के बीच समान रूप से बांटा गया, जिससे मजबूत कमजोरों को धमकाने लगे। राजकुमार उसकी दुखद कहानी सुनकर गुस्सा हो जाता और सीधे महिला से कहता है कि कोई भी फिर से उन डेमन्स के महीनों से पीड़ित नहीं होगा। गजीबो छोड़कर हमारा हीरो सलाहकार से मिलने को कहता है, प्रगति जांचने के लिए। दृश्य बॉर्डर टाउन प्रशासनिक कार्यालय में शिफ्ट होता है, जहां सलाहकार बारोव 3 लोगों को लाया है। 2 बॉर्डर टाउन गश्ती के बड़े शॉट्स हैं जो हर साल बीकन जलाते हैं। तीसरा एक शिकारी है जो दावा करता है कि उसने डेमन्स का सामना किया है और एक को मार गिराया है। पहला एक डरा हुआ सैनिक राजकुमार के सामने शब्दों में लड़खड़ाता है, बकवास बकता है जो समझ नहीं आती। राजकुमार फिर दूसरे सैनिक को बोलने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा समझाता है कि डेमन्स पहले जंगल में नियमित जीव थे, लेकिन दुष्ट मायास्मा ने उन्हें जंगली जानवरों में बदल दिया। वे कठोर है लेकिन फिर भी मारने योग्य। डेमन्स के महीने खत्म होने पर लॉन्गसॉन्ग कैवलरी भेजता है क्षेत्र में बचे हुए को साफ करने के लिए। तभी शिकारी जमीन पर मुट्ठी मारता है जैसे दिखावा कर रहा हो, डीग मारते हुए कि उन राक्षसों को तलवार से खीरे काटने जितना आसान है, और उसने पहले से 2 मार गिराए हैं। बड़ा आदमी हमारे राजकुमार के सामने घुटनों पर गिरता है। सलाहकार शिकारी को आयन एक्स के रूप में पेश करता है। कहता है कि अफवाह है कि वो इतना लंबा है क्योंकि उसके नसों में मोजिन क्लैन से विशाल राक्षस का खून है। हमारा हीरो सीधे पूछता है कि क्या उसकी कहानियां सच्ची हैं। आयन एक्स आत्मविश्वास से सहमत होता है, कहता है कि उसने पहले से एक डिमोनिक बोर और एक वुल्फ टाइप मार गिराया है। आयन एक्स समझाता है कि शिकारी डेमन्स को कैसे वर्गीकृत करते हैं, जैसा गार्ड ने उल्लेख किया। ये जीव नियमित जानवरों से शुरू हुए लेकिन दुष्ट मायास्मा का स्वाद चखने के बाद पागल हो गए, और यही कारण है कि इतना दर्द है। वुल्फ टाइप चालाक और बिजली की तेज है, और जंगली बोअर की पीठ इतनी मोटी है कि क्रॉसबो भी मुश्किल से छेद करते हैं। राजकुमार जल्दी समझ जाता है कि ये डेमन्स अनिवार्य रूप से जानवर हैं, लेकिन उन्नत गुणों के साथ। शिकारी सहमत होता है, कहता है कि वो ज्यादा खतरा नहीं पैदा करते। हालांकि वो हाइब्रिड प्रकारों पर गंभीर हो जाता है।
उन्हें शैतान की सच्ची संतान कहता है। वो समझाता है कि ये राक्षस भयानक सृजन है जो केवल नर्क पैदा कर सकता है। एक हाइब्रिड का वर्णन करते हुए उल्लेख करता है कि उसके पास एक कठोर जानवर का शरीर और पैर थे, लेकिन छोटी दूरी की उड़ान के लिए विशाल पंख भी थे। इसके अलावा उसकी इंद्रियां तेज थीं, हमेशा शिकार को पिन पॉइंट करती, चाहे कितना भी छुपा हो। शिकारी लाल पानी नदी में डुबकी लगाकर मुश्किल से बचा, बेहोश होने से पहले। लगता है हमारा हीरो सामान्य राक्षसों को बड़ी दीवारों से संभाल सकता है, लेकिन उड़ने वालों से निपटने पर अटक जाता है। फिर वो अपने नाइट से पूछता है कि क्या हाइब्रिड डेमन प्रकार दुर्लभ माने जाते हैं, और नाइट दृढ़ता से सहमत होता है। कहता है कि किसी डेमन्स के महीने में आमतौर पर 2 या 3 ऐसे बदमाश निकलते हैं। ये लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस को गंभीर सिरदर्द देता है। लड़का आखिरकार टेबल पर धक्का मारकर डॉट्स जोड़ता है, घोषणा करता है कि वो सर्दी के लिए बॉर्डर टाउन में रहेगा। उसके फैसले पर सबकी जबड़े गिर जाती हैं और नाइट उसे समझाने के लिए संघर्ष करता है कि वे राक्षसों से संख्या में कम हैं। हमारा हीरो जवाब देता है, सुझाव देता है कि वे उत्तर डलान पर्वत के पैर से लाल पानी नदी तक दीवार बनाए, लेकिन नाइट इसे खारिज करता है। इसे पाइप ड्रीम कहता है कि ऐसी दीवार बनाने में जीवन भर लग जाएगा। मेरा आदमी पीछे झुकता है, नाइट को शांत रहने को कहता है। वो वादा करता है कि अगर वो दीवार जल्दी नहीं बना सका तो वो सबकी तरह पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो इस जगह में अपनी जिंदगी फेंकने वाला नहीं है। उत्तेजित नाइट आखिरकार शांत हो जाता है। हमारा हीरो को किसी भी कीमत पर बचाने की अपनी वफादारी की विनती करता है। क्लियरवाटर के व्यस्त ग्रे कासल पोर्ट में हम तीसरी राजकुमारी की एक झलक पाते हैं। वो ठंडी महासागर की हवा पर टिप्पणी करती है जो सर्दी के आने का संकेत देती है। फिर अपने नाइट रायन से पूछती है उनके ब्लैक सेल फ्लीट के वापस आने के बारे में। वो आश्वासन देता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे 3 दिन में पोर्ट पर वापस होंगे। राजकुमारी नोट करते हैं कि ये उनके साल की आखिरी अभियान है और उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छे सरप्राइज लाएगी। महल में नाइट सोचता है कि वो राजगद्दी प्रतियोगिता के लिए पहले से कैसे तैयार की जो उनके पिता ने उन पर थोपी। वो स्वीकार करते हैं कि उसने इसे आने नहीं देखा, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि ये राजा के पसंदीदा बेटे के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बारे में है। फिर भी वो इसे हंसकर टाल देती है, कहती है कि चीज़ों चलाने में अच्छा होना स्वचालित रूप से दूसरे बेटे को जीत नहीं दिलाता। वो अपने नाइट को गहराई से खोदने और समझने को कहती है कि वो ब्लैक सेल फ्लीट को इतने बड़े अभियान पर क्यों भेज रही है। सोचने के बाद नाइट को एहसास होता है कि उसकी फ्लीट सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, वो गंभीर प्रभाव और शक्ति हासिल करने के बारे में है। ब्लैक सेल प्लान लॉन्च करने के बाद उसने कुशल नाविकों, कठोर लड़ाकों और प्रमुख सहयोगियों को इकट्ठा किया है अपने गेम को सपोर्ट करने के लिए। ये गार्सिया विम्बलडन है, ग्रे कासल की तीसरी राजकुमारी। वो बुद्धि और रणनीति का उपयोग करके गद्दी के लिए अपनी शॉट सुरक्षित कर रही है। राजकुमारी फिर पूछते हैं कि चौथे राजकुमार को मारने की उनकी साजिश कैसी चली। नाइट आ भड़का है और कहता है कि बॉर्डर से कोई खबर नहीं है, मतलब उनकी जहर योजना शायद फ्लॉप हो गई और भेजे गए जासूस एक्शन में गायब है। वो अनुमान लगाती है कि उसके छोटे भाई ने जासूसों के पकड़े जाने पर बिना समय गवाए मार दिया। लगता है जहर ने अपना काम किया और चौथे राजकुमार को मार डाला, लेकिन हमारा हीरो सिर्फ उसके शरीर में स्वॉप हुआ। यही कारण है कि वे सोचते हैं कि उनकी जहर योजना फेल हो गई। अब वो योजना बना रही है कि हीरो को लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस में शरण लेते ही मार डालें, और अपने नाइट को तब तक इंतजार करने को कहती है। वो व्यंग्यात्मक होकर कहती है कि जहर ने कुछ नहीं किया, मतलब सांप एनबीए जो उन्हें वो सामान बेचा था वो रंगहीन और बेस्वाद होने का झूठ बोल रहा था, और तीसरी राजकुमारी को धोखा देने की सजा के रूप में वो सुझाव देती है कि उसका नाइट उस झूठे को तुरंत फांसी दे दे। ये काफी मजेदार है कि वो अपने विश्वसनीय जहर वाले आदमी पर हथौड़ा गिराने वाली है, हालांकि चौथे राजकुमार वास्तव में उस जहर से मर गया था। अगला दृश्य हमें अन्ना को हरियाली के परिदृश्य में सेट करता है और वहां हम उसके शिक्षक काल से मिलते हैं जो पूछता है कि वो आज क्या पढ़ रही है, क्या कविता या फिर उनके चर्च का इतिहास। लड़की अपने शिक्षक का अभिवादन करती है और कुछ कहने से पहले उसकी मासूम छवि उसके आंखों के सामने टूट जाती है। वो हैरान आंखों से देखता रह जाता है और अगला दृश्य उसे एक उपद्रवी भीड़ में ले जाता है जो उसके शिष्यों को डायन होने और शैतान का पुनर्जन्म होने का आरोप लगा रही है। उसे वहां लटकते देख वो अपने चेहरे पर हाथ थपथपाता है, अपने कार्यालय में झटके से जाग जाता है। एक बार जागने पर वो भारी सांस लेता है, अन्ना की फांसी के दर्शन से सताया हुआ। वो मानता है कि अगर अन्ना जैसी शुद्ध मन वाली लड़की को भी दुष्ट कहा जा सकता है तो ग्रे कासल के उन लोभी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को नर्क की गहराइयों से जन्म लिए दुष्ट डेमन्स होने चाहिए। वो गुस्से में व्यक्त करता है कि अगर उन्होंने कुछ 100 गोल्ड बचाने के लिए निम्न गुणवत्ता के पत्थरों में स्विच नहीं किया होता तो थिएटर कभी नहीं गिरता और वे निर्दोष पीड़ित जीवित रहते। उसके नजरिए में वे भ्रष्ट व्यक्ति ही हैं जो अपनी जघन्य कृत्यों और कोशन के लिए फांसी के योग्य हैं। दुखद बात यह है कि इस देश ने उन्हें उचित सजा नहीं दी, बल्कि दोष अनुचित रूप से मासूम राजमिस्त्रियों पर गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप कठोर कर, व्यापक असमानता,
कम कानून का शासन और यहाँ तक कि एक जिज्ञासु और मासूम लड़की को डेमन लेबल करके फांसी के तख्ते पर भेज दिया। वो भगवान से अपील करता है कि इन योग्य दुष्टों को सजा देने में मदद करे। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और जब वो खोलता है तो अपने युवा शिष्यों में से एक नाना को बहुत चिंतित और उतावली दिखती पाता है। छोटी लड़की डरते हुए पूछती है कि क्या वो अन्ना की तरह फांसी पर चढ़ जाएगी। आदमी जल्दी उसे सिर पर थपथपाकर आश्वासन देता है, वादा करता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर बचाएगा। वो शहर में घूमता है, विचार घूमते हुए कि शक्तिशाली ने मासूमों के साथ दुर्व्यवहार कैसे किया, जबकि वो चुप रहा। इस बार कार्य करने का संकल्प लेता है। वो वादा करता है कि अन्ना जैसी एक और लड़की जो पीड़ित नहीं होने देगा। उसका ध्यान फिर शहर चौक पर एक हंगामे की ओर जाता है। लोग क्वेस्ट बोर्ड के आसपास इकट्ठा हैं, जहां वे चौथे राजकुमार द्वारा पोस्ट की गई नोटिस पढ़ रहे हैं। ये बॉर्डर क्षेत्रों में निर्माण नौकरियों के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाता है, बजरी कार्यकर्ता, राजमिस्त्री और अधिक। नोटिस में आवेदकों को जानने की जरूरत वाली हर चीज का विवरण है। शिक्षक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो नोटिस पर हमारी हीरो के नाम से हस्ताक्षरित और मुहर लगी देखता है। तभी उसे हमारा हीरो चौथा राजकुमार याद आता है। उसने राजकुमार के बारे में अफवाहें सुनी हैं कि उसके पास सभी प्रकार के अनोखे आइडियाज हैं और एक व्यक्तित्व जो सभी से पूरी तरह अलग है। राजकुमार चर्च का बड़ा प्रशंसक भी नहीं लगता, जो शिक्षक को थोड़ी उम्मीद देता है। लेकिन अभी वो चिंतित है कि अन्ना, जो एक डायन है, का समर्थन करना उसे डायन सहानुभूति रखने वाला लेबल कर सकता है और उसे फांसी पर चढ़ा सकता है। वो इस विचार पर दांव लगा रहा है कि अगर राजकुमार चर्च से काफी नफरत करता है तो शायद वो उनके सख्त कानूनों से भी नफरत करता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अन्य लड़कियों को चर्च की डायनों के लिए गंभीर सजाओं का सामना करने से बचा सकता है। हम फिर हमारे हीरो के पास वापस आते हैं और उसका नाइट उसे दीवार की आयामों के बारे में सवाल कर रहा है जो वो बनाने की योजना बना रहा है। हमारा हीरो कहता है कि ये 15 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी, ऊपर 4 लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए काफी। नाइट फिर उल्लेख करता है कि उन्हें एक व्यक्ति जितनी गहरी खाई खोदनी होगी इतनी विशाल संरचना को स्थिर करने के लिए। दीवार 15 फीट ऊंची और ऊपर 6 फीट चौड़ी होने के साथ आधार चौड़ाई स्थिरता के लिए दुगनी होनी चाहिए। यहाँ तक कि 350 कारीगरों के साथ एक साथ खोदने और बनाने पर वे अगले साल के डीमंस के महीनों से पहले खत्म करने का वादा कर सकते हैं। राजकुमार जिज्ञासु पूछता है कि मुख्य चुनौती क्या होगी जो इतना समय ले रही है। नाइट समझाता है कि असली मुद्दा है दीवार बिछाने में। उन्हें प्रत्येक चट्टान को सावधानी से चुनना और पॉलिश करना होगा ताकि वे ठीक से फिट हो, वरना दीवार अच्छी तरह नहीं टिकेगी। राजकुमार नाइट की योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है, खाई खोदने और दीवार बनाने को एक साथ। जब दीवार बिछाने की बात आती है तो वो अपने नाइट को आश्वासन देता है और ग्रे कैसल के एल्केमी वर्कशॉप के बारे में बताता है, जो एक नई चीज सीमेंट उत्पादित कर रहा है जो सभी को प्रभावित करने वाली है। स्वाभाविक रूप से नाइट उत्सुक है क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में सीमेंट के नाम से कुछ नहीं सुना। अगले दृश्य में हम बॉर्डर टाउन में सीमेंट किल रूम के बाहर खड़े हैं, जहां जोनो कॉटेज के बाहर खड़े हैं। राजकुमार हमें समझाता है कि सीमेंट बनाना काफी सीधा है क्योंकि कच्ची सामग्री यहां प्रचुर है, लेकिन असली ट्रिक कैल्सिनेशन तापमान को ठीक रखने में है। दुख की बात है, वो सटीक तापमान याद नहीं कर सकता और इस दुनिया में इसे सटीक मापने का कोई तरीका नहीं है। अचानक कॉटेज का दरवाजा खुलता है, अन्ना को प्रकट करता है। राजकुमार के अंदर जाने से पहले हमारा हीरो अपने नाइट को पीछे रहने को कहता है। स्पष्ट है कि राजकुमार अन्ना की डायन शक्तियों का उपयोग अपनी सीमेंट बनाने के लिए कर रहा है और वो इस कार्य के लिए पूरी तरह उपयुक्त लगती है। वो पूरी तरह नग्न बाहर आने से पहले हमारा हीरो उसे फिर से अपनी कोट सौंपता है और एक बार कॉटेज से बाहर वो उत्साह से व्यक्त करती है कि उसने अपने राजकुमार की मांग की थी वैसी की है। अंदर हमें फर्श पर सीमेंट का ढेर मिलता है। लड़का जल्द ही उत्पाद जांचता है कि क्या हमारा प्रयोग सफल रहा और बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले इसे आजमाने का फैसला करता है। जिज्ञासु अन्ना पूछती है कि वो सीमेंट का उपयोग कहाँ करने की योजना बना रहा है। लड़का समझाता है कि इसका उपयोग घर, पुल, सड़कें और अधिक बनाने के लिए किया जा सकता है। वो हाईलाइट करता है कि ये उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, गर्मी या बर्फ से बचाएगा जो अन्यथा उनके घरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो सीमेंट बनाने की सफलता का सारा श्रेय अन्ना को देता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए। कॉटेज के बाहर वो आखिरकार कुछ वर्गाकार बोल्डरों को सीमेंट से चिपकाते हैं और नाइट और लड़की दोनों परिणाम से खुशी से आश्चर्यचकित हैं। नाइट इस अद्भुत खोज पर आश्चर्य नहीं कर सकता, जबकि हमारा आदमी निकट से निरीक्षण करता है और समान रूप से आश्चर्यचकित है कि ये साधारण मिट्टी और कीचड़ से मिलने वाली से कहीं अधिक मजबूत लगती है। नाइट बोल्डरों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद वो उन्हें हिला नहीं पाता, अलग तो दूर की बात। राजकुमार नाइट को याद दिलाता है कि वो चीजों को कमाक रहा था क्योंकि ये सामान मूल रूप से सोचे से बेहतर बना है। नाइट भी इस आकर्षक इन्वेंशन से आश्चर्यचकित है कि चिपचिपी माध्यम जो समय में ठोस चट्टान में बदल जाती है। वो काफी आत्मविश्वासी है कि इसके साथ वो आसानी से पूरे बॉर्डर को 5 साल में कवर कर सकते हैं, लेकिन हमारा आदमी इतनी भव्य योजना की जरूरत को खारिज करता है। कहता है कि सबसे ऊंची दीवारों से अंदर से दुश्मनों को बाहर नहीं रखा जा सकता। उनका पहला दुश्मन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ाई है ताकि उनके लोग बेघर ना रहें। वो दुनिया को साबित करने के लिए दृढ़ है कि डायने मानवता की सबसे उत्पादक संपत्ति हैं। अगले दिन से कॉटेज से राजकुमार ने भर्ती नोटिस का जवाब देने वाले कारीगरों की मदद से सीमेंट का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया। वे जरूरी सामग्री और सप्लाई इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। अन्ना को कुछ योग्य आराम दिया। इस दौरान राजकुमार ने उत्तर ढलान पर्वत और लाल पानी नदी के बीच शहर दीवारों की खुदाई शुरू कर दी। हालांकि चीजें उपेक्षा से स्मूथ नहीं चली।
नाइट प्रभावित था कि राजकुमार व्यक्तिगत रूप से कंस्ट्रक्शन साइट पर गए और उत्तर ढलान पर कार्यकर्ताओं को प्रेरक बात की। उसने उनके समर्पण नोट किया, लेकिन राजकुमार शर्मिंदा मुस्कुराया। स्वीकार करते हुए कि उनके प्रयासों के बावजूद उन्होंने उत्तर ढलान पर सिर्फ एक खुरदुरी खाई खोदी, शहर दीवार के लिए आवश्यक मजबूत नींव के बजाय एक अस्थायी जल निकासी खाई। भले ही हमारा हीरो मैकेनिकल ब्लूप्रिंट्स पर अपने सिविल इंजीनियर दोस्त के साथ गीक आउट करता था, वे काफी गीक जोड़ी बनाते थे, लेकिन अब इन सिविल प्रोजेक्ट विवरणों से निपटना उसके विशेषज्ञता से बहुत परे है और वो क्षेत्र में एक प्रो के साथ विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक है। उसके चिंतन के क्षण को बाधित करते हुए सलाहकार इंगित करता है कि एक राजमिस्त्री ने उनकी भर्ती नोटिस का जवाब दिया है। दावा करता है कि वो ग्रे कैसल मेसन गिल्ड का सदस्य रहा है। राजकुमार तुरंत गिल्ड को देश में एक प्रमुख संगठन के रूप में पहचानता है। हालांकि उसने सुना कि एक निर्माण दुर्घटना के कारण इसे भंग कर दिया गया था, फिर वो इसे टाल देता है। इंगित करता है कि इस लाइन में काम में हमेशा जोखिम मौजूद है। वो अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक है और सलाहकार को राजमिस्त्री को उसके पास लाने का निर्देश देता है। अगला दृश्य हमें बॉर्डर टाउन में रोलैंड के प्रशासनिक कार्यालय में ले जाता है। हमारा हीरो अपनी डेस्क पर लाउंज करता है, समय बिताते हुए, जबकि अन्ना पास बैठी किताब में डूबी है। आखिरकार नाइट उस व्यक्ति के साथ आता है जिससे हमारा हीरो मिलने के लिए उत्सुक था। हमारे आश्चर्य के लिए ये कोई और नहीं बल्कि शिक्षक है, जो पहले अपनी छोटी डायनो के बारे में चिंतित था। शिक्षक राजकुमार की प्रशंसा शुरू करने से पहले हमारा हीरो बीच में काटता है, औपचारिकताओं को टालता है और उसे आराम करने को कहता है। जब शिक्षक की नज़र अन्ना पर पड़ती है, वो पूरी तरह हैरान लगता है, उसका दिमाग स्पष्ट रूप से घूम रहा है। इस बीच हमारा हीरो और लाइट इस अप्रत्याशित मुलाकात को देखकर पूरी तरह स्तब्ध है। संभावित परेशानी महसूस करते हुए राजकुमार जल्दी नाइट को दरवाजा ब्लॉक करने का निर्देश देता है। नाइट तुरंत आदेश का पालन करता है, प्रवेश द्वार पर खुद को तैनात करता है, इस धमकी देने वाले आदमी को जाने न देने के लिए तैयार। हमारा हीरो को विश्वास करना मुश्किल लगता है कि एक यादृच्छिक कारीगर अन्ना का पड़ोसी बन सकता है, लेकिन फिर शिक्षक अचानक घुटनों पर गिरता है, अन्ना से क्षमा मांगता है कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसकी मदद नहीं की। तभी राजकुमार को स्पष्ट हो जाता है कि ये आदमी आखिरकार उसके लिए खतरा नहीं है। अन्ना भी अपने शिक्षक को तुरंत पहचान लेती है। राजकुमार फिर आदमी को खड़े होने का निर्देश देता है और अन्ना के साथ उसके संबंध के बारे में स्पष्टीकरण मांगता है। आदमी तुरंत खुद को संभालता है और दृश्य पैदा करने के लिए जल्दी माफी मांगता है। फिर वो खुद को कार्ल वैन बेट के रूप में पेश करता है, मेसन गिल्ड का पूर्व सदस्य जो बॉर्डर टाउन में शिक्षक बन गया। वो प्रकट करता है कि अन्ना कभी उसकी छात्रा थी। कार्ल आगे इंगित करता है कि वो वास्तव में समझ नहीं पाता कि हमारा हीरो अन्ना की जिंदगी क्यों बख्श रहा है। शायद वो उसे अपनी प्रेमिका के रूप में चाहता है, लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहा क्योंकि फांसी अभी भी राजकुमार की साइड चिक बनने से बेहतर है। काल आगे राहत महसूस करता है कि हमारा हीरो डायनो को शैतान की अवतार मानने में विश्वास नहीं करता। राजकुमार को सब कुछ अच्छी तरह समझाने के बाद आदमी आगे उल्लेख करता है कि अन्ना जैसी ही एक और प्रतिभाशाली लड़की है जिसे वो हमारे हीरो को महल में छिपा कर रखना चाहता है। राजकुमार खुशी से इस शिक्षक को हरी झंडी देता है कि वो उसे यहाँ लाए। वादा करता है कि अगर वो वास्तव में डायन है तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि वो उसे उसके परिवार से दूर नहीं ले सकता, खासकर क्योंकि वे अभी उसे सीधे धमकी नहीं दे रहे। हमारा आदमी अंदर से खुशी से फटता है, अगली डायन से मिलने और उसकी शक्तिशाली क्षमताओं की खोज करने के लिए उत्सुक। हालांकि बाहर से वो शांत और संयमित रहता है। राजकुमार स्पष्ट करता है कि उसने लड़की को दया से नहीं बचाया, बल्कि क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। वो उन मूर्खतापूर्ण कहानियों में विश्वास नहीं करता जो डायन शक्तियों को दुष्ट चित्रित करती हैं। इसके बजाय वो उन्हें मूल्यवान उपहार मानता है। अगर बुद्धिमानी से संभाला और जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए तो चाहे अन्ना, ये दूसरी लड़की नाना या कोई और डायन, जब तक उन्होंने वास्तविक अपराध नहीं किए वो उन्हें दोषी नहीं मानेगा। एक बार ये बात खत्म होने पर हमारा हीरो आखिरकार व्यवसाय पर उतरता है और आदमी से पूछता है कि क्या उसने ग्रे कासल शहर में निर्माण में मदद की है। आदमी उत्साह से सहमत होता है, कहता है कि उसके पास भरपूर अनुभव है। राजकुमार अपनी योजना रखता है उत्तर ढलान पर्वत के पैर और लाल पानी नदी के बीच दीवार खड़ी करने की, ताकि उन डेमोनिक जीवों को अब से दूर रखा जाए। ये आदमी पूरे प्रोजेक्ट का प्रभारी है। अगले दृश्य में हम बॉर्डर टाउन में रोलैंड के महल गार्डन्स में हैं, जहां नाना आखिरकार हमारे हीरो से मिलने आती है। वो पहली नज़र में थोड़ी घबराई हुई लगती है। जब छोटी लड़की पूछती है कि क्या वो वास्तव में राजकुमार रोलैंड विंबलडन को देख रही है, राजकुमार मुस्कुराता है और पुष्टि करता है कि वो खुद है। नाना रोशन हो जाती है और खुद को नाना पाइन के रूप में पेश करती है। बिना एक बीट मिस किए नाना अन्ना के पास दौड़ती है और उसके साथ खेलने लगती है जैसे वे हमेशा से बहनें हों। राजकुमार सोचता है कि ये लड़कियां वास्तव में युवा हैं और फिर भी प्रतिभाशाली समूह हैं, इसलिए वो वास्तव में देखने के लिए उत्सुक हैं कि भविष्य में उनके लिए क्या स्टोर है।
लड़का फिर छोटी लड़की की ओर मुड़ता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसके शिक्षक ने उल्लेख किया था कि वो डाइन के रूप में जागृत हो गई है। लड़की पूछती है कि क्या वो उसे फांसी देगा, लेकिन लड़का जल्दी कहता है नहीं, समझाते हुए कि केवल अपराधियों जिनके पास रैप शीट है फांसी का सामना करना पड़ता है या सिर कलम। लड़की जोर देती है कि वो शैतान से ग्रस्त है, जिसकी उसके शिक्षक ने भी पुष्टि की। अन्ना उसे सिर पर आश्वासन भरा थपथपाती है, जबकि हमारा हीरो पूछता है कि उसने कब पहली बार कुछ गड़बड़ महसूस की। वो सब समझाती है कि ये सब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब उसने एक टूटे पैर वाली चिड़िया देखी। मदद करने की मजबूत इच्छा महसूस करते हुए उसके दिमाग में पानी की बूंदे जैसी चीजें उभरी और चिड़िया को घेर लिया और चिड़िया का पैर तुरंत ठीक हो गया। उसकी कहानी सुनने के बाद राजकुमार अपने नाइट को एक मुर्गी लाने को कहता है। नाइट एक स्वस्थ लाने जाता है। हमारा हीरो सोचता है कि क्या उसकी जागृत शक्तियां हीलिंग की ओर झुकती हैं, जो कुछ भी नहीं है। राजकुमार उसे बताता है कि अगर वो चिड़िया जैसे जानवरों को बचा सकती है तो मतलब वो वास्तव में अच्छी व्यक्ति है। लड़की सहमत होती है, कहती है कि उनके शिक्षक ने भी कहा कि सामान्य लोग डायनों से डरते हैं सिर्फ क्योंकि वे वो कर सकती हैं जो अन्य नहीं कर सकते। वो जोर देती है कि उसने कभी शैतान नहीं देखा, ना ही किसी से जुड़ी है। हमारा हीरो तुरंत उस पर विश्वास करता है और उसे सिर पर हल्का थपथपाता है, उसे याद दिलाते हुए कि चर्च और यहाँ तक कि उनके शिक्षक झूठ से धोखा खा गए। भ्रमित लड़की पूछती है कि कोई झूठ क्यों बोलेगा। लड़का समझाता है कि ये अच्छे या बुरे के बारे में नहीं है, ये लोग पैसे कमाने के लिए नकली कहानियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मुर्गी आने पर छोटी लड़की राजकुमार से उस पर आसान जाने को कहती है। लड़का सहमत होता है, लेकिन अपने नाइट को मुर्गी को कसकर पकड़ने को कहता है, इससे पहले कि वो उसके सिर पर तेज थप्पड़ मार दे। गरीब पक्षी दर्द में चीखता है और जमीन पर गिरता है। फिर वो लड़की की ओर मुड़ता है और उसे मुर्गी को तुरंत ठीक करने का आग्रह करता है। वो सहमत होती है, कहती है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ करेगी। जब वो अपना हाथ उस पर रखती है, वे पानी की बूंदें फिर उभरती हैं और वो काम पर लग जाती है। कुछ घंटे गुजरते हैं और लड़के के खुरदुरे व्यवहार के बावजूद, जो मुर्गी को थका देता है, वो आखिरकार नाना की शक्ति समझता है। वो टूटे टुकड़े और फ्रैक्चर ठीक कर सकती है। हालांकि मुर्गी को मृत से जीवित करना उसके प्लेबुक में नहीं है। एक बार मुर्गी का उद्देश्य पूरा होने पर लड़का अपने नाइट को उसे किचन में ले जाने को कहता है, लड़की की आंखों में आंसू और मुंह भुलाकर छोड़ते हुए कि राजकुमार मुर्गी के साथ कितना खुरदरा था, लेकिन वो उसे आश्वासन देता है कि यह आवश्यक था। जल्द ही स्वादिष्ट भोजन का भोज उनके सामने प्रकट होता है। नाना अपनी मुर्गी शिकायत भूल जाती है, क्योंकि वो उत्साह से उसके सामने पके पक्षी को देखती है। उनके छोटे भोज के बाद छोटी लड़की हाथ हिलाते हुए चली जाती है और हमारा हीरो जवाब में हाथ हिलाता है। इस बीच अन्ना जिज्ञासु है कि हमारा हीरो उसे महल में क्यों नहीं रख रहा, जानते हुए कि वो भी डायन है। वो उसे याद दिलाता है कि अब उसके पास परिवार है जो उसकी शक्तियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन अन्ना चिंता करती है कि ये सिर्फ बात की बात है कि उसके माता पिता पता लगा ले और उसे निर्वासित कर दे। वो सहमत होता है, लेकिन आश्वासन देता है कि जब तक उसकी क्षमताएं गुप्त रहें, उसे अपने माता पिता के साथ समय का आनंद लेना चाहिए। फिर वो पूछता है कि क्या वो अपने पिता को मिस करती है। वो दुखी होकर सिर हिलाती है, नहीं, लेकिन हमारा हीरो उसके अकेलेपन को महसूस कर सकता है। उसके दिमाग को शांत करने के लिए वो वादा करता है कि नाना रोज जादू अभ्यास करने आएगी उसके साथ, ताकि वो अकेली महसूस न करे, और आगे दोनों लड़कियों को उनकी वांछित साधारण जिंदगी देने का वादा करता है, और वो हर शब्द का मतलब रखता है। महल में वापस हमारा हीरो काफी बोरिंग महसूस कर रहा है जब से कार्ल वैन बीट ने दीवार निर्माण का प्रभार संभाल लिया है। वो हर दोपहर चाय पार्टी करता रहता है जब तक लड़कियों को उनकी जादू काम करने का तरीका सिखाता है। हर अब और तब वो उत्तर ढलान पर्वत के पैर में शहर दीवारों की प्रगति जांच करता है और हमेशा प्रभावित होता है कि ये अपेक्षा से कहीं बेहतर चल रहा है। लेकिन फिर सलाहकार कुछ अच्छी खबर नहीं लेकर आता। वो इंगित करता है कि सभी कारीगरों और मजदूरों को नौकरी पर रखना बहुत महंगा रहा है और सारी नकदी सीधे हमारे हीरो की जेब से आ रही है। इस दर पर स्टीवर्ट चिंतित हैं कि बसंत तक उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं बचेंगे। हमारा हीरो आधिकारिक तौर पर घबरा जाता है, एहसास होता है कि वो बुरी तरह फंस गया है। एक पल बाद जब वो इस वित्तीय गड़बड़ी से बाहर निकलने के आइडियाज पर विचार कर रहा है, बूढ़ा आदमी को अजीब लगता है कि राजकुमार हाल ही में कितना बदल गया है, जैसे वो पूरी तरह अलग व्यक्ति बन गया हो। पुराने दिनों में ये आदमी सिर्फ जीवन के सुख जानता था और यही कारण है कि ये बूढ़ा आदमी हमारे हीरो के साथ चिपका है, क्योंकि राजा ने उसे गद्दी प्रतियोगिता खत्म होने पर वित्त मंत्री का पद का वादा किया था। जब वो पहली बार बॉर्डर टाउन आया तो उस जगह चलाने की योजना नहीं बना रहे थे, ना ही गद्दी के लिए बंदूक चला रहे थे। उन्होंने सभी कुलीनों को निराश किया और सारी जिम्मेदारियां बूढ़े आदमी की गोद में डाल दी। लेकिन उस डाइन को बचाने के बाद राजकुमार ने पूरा 180 डिग्री घूम गए। अब राजकुमार चीज़ों को अधिक सोच के साथ संभाल रहे हैं और सामान से निपट रहे हैं जैसे ये उनकी दूसरी प्रकृति हो। वो बूढ़े आदमी से इस बढ़े हुए लहजे में बात करता है जो बूढ़े को गंभीरता से रेंग रहा है, उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या राजकुमार शैतान से ग्रस्त हो गया है या कुछ। लेकिन बूढ़ा इसे टाल देता है, कहता है कि अगर राजकुमार वास्तव में ग्रस्त होता तो वो आराम से उस गॉड फॉरसेकन प्रतिशोध लॉकेट को नहीं छीन सकता।
दृश्य वापस बॉर्डर टाउन पोर्ट पर कटता है। 2 कुलीन और ये लाल बाल वाला आदमी जो राजदूत जैसा लगता है आराम से बात कर रहे हैं। चश्मे वाला राजदूत को याद दिलाता है कि वे आखिरी बार 1 साल पहले आए थे और शिकायत करता है कि शहर अभी भी पत्थरों का निर्जन ढेर है। लाल बाल वाला सुधारता है कि ये सिर्फ 6 महीने पहले की बात है। वो मेंशन करता है कि हर सीजन ड्यूक रैंडमली किसी नए को यहाँ भेजते हैं। वो याद करता है कि पिछली गर्मी जब पत्थरों के अलावा हर प्रकार के फैंसी फर तैर रहे थे। जब वो कुछ जूसी बताने वाला था तो वो किसी कारण से इसे छिपाए रखने का फैसला करता है और इसके बजाय बॉर्डर टाउन की क्षमता पर फोकस करता है। वो सुझाव देता है कि हालांकि ये वर्तमान में सिर्फ एक फोर्ट्रेस आउटपोस्ट है, लेकिन अगर वे यहाँ सॉलिड रक्षा लाइन सेट करें तो बॉर्डर टाउन और फोर्ट्रेस के बीच की सारी भूमि अच्छे उपयोग में लाई जा सकती है। अचानक चश्मे वाला घबरा जाता है, इंगित करता है कि स्टॉक पाइल खाली है और बॉर्डर टाउन को आज अपना अयस्क तैयार रखना था। लगता है ये विजिटर्स डेमन महीनों से पहले अयस्क इकट्ठा करने आए हैं, बॉर्डर टाउन को आश्रय के बदले ऑफर करते हुए। राजदूत आह भरता है और समस्या को हमारे हीरो के पास ले जाने का फैसला करता है। वो अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस जाते हैं। बैंगनी पल वाला सोचता है कि क्या बॉर्डर टाउन ने नया व्यापारिक साथी ढूंढ लिया या अपना अयस्क विलो टाउन या फॉलन ड्रैगन रिज को बेच दिया। वो काफी सुनिश्चित है कि ये चौथा राजकुमार कर रहा है जो हमारा हीरो है। वैसे लाल बाल वाला गंभीरता से सोचता है। वो विचार करता है कि क्या राजकुमार ने रेड पानी नदी पर आगे शहरों के साथ सौदे सेट कर लिए हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने एक और सौदेबाजी चिप खो दी। वो चिंता करता है कि अगर वे पहले जैसा मोनोपोली प्ले आजमाएं तो सफल होने की संभावना नहीं, क्योंकि चौथे राजकुमार के पास अपना अयस्क बेचने के लिए अन्य व्यापारिक साथी हैं। एक बार महल पहुंचने पर उन्हें एक अविश्वसनीय भोज से स्वागत किया जाता है। राजदूत को चॉपस्टिक संभालने में अनिश्चित लगते हुए हमारे हीरो की ओर देखता है और भोजन उठाने में संघर्ष करता है क्योंकि उसका भोजन चॉपस्टिक से उड़ जाता है। राजदूत को शर्मिंदा महसूस होता है, जबकि राजकुमार आराम से मेंशन करता है कि ये छड़ियां कांटों की तुलना में बनाना आसान और सस्ती हैं और एक बार जब वो इन्हें अपने शहर लोगों को पेश करेगा तो किसी को नंगे पैर खाने से बीमार होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सूरज डूबने लगता है। महल पर सुनहरी चमक डालते हुए राजकुमार अपने अनियोजित डिनर के बाद डेजर्ट का आनंद लेने वाला है। आखिरकार राजदूत अपनी विजिट का कारण लाता है, इंगित करता है कि वे हमेशा की तरह अयस्क इकट्ठा करने आए थे, केवल इस बार डॉकयार्ड पर कोई नहीं पाया। तभी हमारा हीरो बुरी खबर डालता है कि उत्तर ढलान पर्वत पर हाल ही में भूस्खलन हुआ था। वे मलबा क्लियर करने और इस महीने उत्पादन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि खान अगले साल किसी समय तक नहीं खुलेगी। राजदूत फिर पिछले महीनों के उत्पादन के बारे में पूछता है। हमारा हीरो सिर्फ कंधे उचकाता है और कहता है कि ये सामान्य से कम था, सभी को खिलाने के लिए मुश्किल से ही काफी। वो जोड़ता है कि भले वे इतनी अयस्क इकट्ठी कर लें, ये 2 महीने से ज्यादा गेहूं नहीं खरीदेगी, इसलिए वो सुझाव देता है कि वे अपनी डील को पूरी तरह रिवैम्प करें। राजदूत चिंतित लगता है और हमारे हीरो को वापस लाने की कोशिश करता है, पिछली गड़बड़ियों के लिए माफी मांगते हुए। वो प्रस्ताव करता है कि फोर्ट्रेस के 6 कुलीन परिवार 1 महीने का भोजन उधार देने के लिए इकट्ठा हों, वादा करते हैं कि वे अगले साल भुगतान करेंगे, लेकिन हमारा हीरो इसे नहीं मानता। वो साफ कहता है कि अगर वे अयस्क विलो टाउन को बेचें तो किसी का कुछ नहीं था। ये ट्विस्ट है, विलो टाउन उनके अयस्क के बदले गोल्ड ड्रैगन कॉइन्स ऑफर कर रही है। साथ ही गेहूं, चीज, ब्रेड और शहद सभी उचित दामों पर व्यापार करने को तैयार हैं। गोल्ड ड्रैगन से जो भी खरीदा जा सकता है वो बेचने को खुश है। लॉन्गसॉन्ग फोर्ट्रेस से निपटने की तुलना में ये नया सेटअप बॉर्डर टाउन के लिए कहीं ज्यादा समझदारी है। हमारा हीरो राजदूत से एक और सवाल पूछता है, इंगित करता है कि क्या उसके पास अन्य परिवारों की ओर से वो निर्णय लेने का पर्याप्त प्रभाव है जो 1 महीने का भोजन उधार देने को तैयार है। हमारा हीरो जल्दी पकड़ लेता है कि राजदूत हनी सकल फैमिली का सदस्य है, इस प्रतीक से डेड गिव अवे। राजकुमार स्वीकार करता है कि राजदूत 6 परिवारों में से एक हो सकता है, लेकिन सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में ड्यूक रायन और अन्यों को सहमत करवा सकता है या गारंटी दे सकता है। लगता है कि हमारा हीरो सही निशाने पर है, क्योंकि राजदूत का चेहरा नींबू जैसा सूखड़ जाता है। दृश्य फ्लैशबैक करता है जब राजदूत अपने पिता से तर्क करने की कोशिश कर रहा था, तर्क देते हुए कि बॉर्डर टाउन का नया शासक चौथा राजकुमार निश्चित रूप से अपने खनिज और रत्नों को कुछ भोजन और ब्रेड के लिए बदलने पर सहमत नहीं होगा। उसने सुझाव दिया कि हम बाजार कीमत से 30% कम पर खरीदें, क्योंकि वे तब भी पर्याप्त मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस गंजे माचिस पिता ने चिंता को आत्मविश्वास से टाल दिया, कहता हुआ कि सुस्त राजकुमार कभी बॉर्डर टाउन के व्यापारिक मामलों को नहीं संभालेगा। वो मानता था कि वे बॉर्डर टाउन के संसाधनों को